Hello, my dear students. I am Mazhabin Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8 Transport and Communication. This is 18th part of this chapter. In the previous class, we have already started part of communication and we were studying communication and satellite communication. And today we will read Remote Sensing, Cyberspace Internet, Geographical Information System यानी कि GIS और Geographical Positioning System यानी कि GPS। तो ये फोर्थ आज के हमारे टॉपिक है पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन से, जिसमें पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग, साइबर इंटरनेट, GIS एंड GPS। सो लेट्स बिगिन विथ रिमोट सेंसिंग। Remote sensing is the act of acquiring information about a phenomenon which is not in intimate contact with the information gathering device. Remote sensing is done with the help of satellites and covers large areas. The best satellite images are provided by Landsat satellite of National Aeronautical and Space Administration यानी कि NASA of the USA. A major step in remote sensing was taken by NASA in July 1972 when Earth Resources Technology Satellite ERST first was launched. Its name was changed to Landsat 1 in 1975. The launch of Landsat, which will be operated jointly by NASA and the US Geological Survey, took place in April 1999. The satellites have provided a wealth of information about the Earth to scientists as well as to map makers. रिमोट सेंसिंग यानी कि जिसे हिंदी में हम कहते हैं दूर संवेदन। दूर संवेदन लक्ष्य को बिना स्पर्श किए अधिक दूरी से भौगोलिक सूचनाओं का संग्रह तथा शोधन करने की क्रिया, यानी कि बिना किसी चीज को टच किए उसके बारे में डिटेल्स निकालना और उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना। जैसे सैटेलाइट्स के थ्रू हम अर्थ का सारा इमेज डेटा वगैरह प्राप्त करते हैं। ये जो प्रक्रिया है या ये जो काम है, इसमें खास करके क्या होता है, बड़े क्षेत्रों के ही आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों को नहीं, यानी कि एक बड़े पार्ट को लेकर के इस पे काम किया जाता है। सबसे अच्छा उपग्रह चित्र अमेरिका का जो है नासा, जिसे हम नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के नाम से जानते हैं, वो उसके द्वारा भेजे गए लैंडसेट उपग्रह से प्राप्त होते हैं। यानी कि नासा ने जो स्पेस में अपना सैटेलाइट या उपग्रह भेजा था जिसका नाम था लैंडसेट, उससे सबसे अच्छी इमेजेस मिलती है। नासा ने दूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग को महत्वपूर्ण सफलता तब प्राप्त की जब उसने 1972 में ERTS एक जिसे हम अर्थ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स 1 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। उसके बाद सन 1975 में इसका नाम बदल करके लैंडसैट 1 रखा गया। इसी से हमें सबसे अच्छी इमेज जो है वो प्राप्त होती हैं। With the removal of security restrictions by the government of the USA and Russia on data gathered from the reconnaissance satellites, private companies are increasingly using this information for non-military applications such as seeking potential energy sources, monitoring pollution, and analyzing building sites. Besides predicting weather, locating areas of deforestation and mineral deposits, identifying hundreds of other physical patterns and processes. As the technology develops, government, academia, and business are continuing to find new applications for these images. यानी कि अमेरिकी तथा रूस की सरकारी जो उपग्रहों पर प्रतिबंध ढीला करने के परिणाम स्वरूप निजी कंपनी द्वारा इसका प्रयोग सैन्य कार्यों के लिए, उसके साथ साथ सामान्य ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण, मौसम के पूर्वानुमान, खनिज निक्षेपण और भी तरह तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही। जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजीज ग्रो करने लगा, प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा, सरकारी शिक्षण संस्थान में या रिसर्च वाले कामों में या सब जगह क्या होने लगा कि फिर उस रिमोट सेंसिंग का यूज़ होने लगा। और वहाँ क्या होने लगा कि सैटेलाइट्स के थ्रू जितने भी इमेजेस हैं वो ईजिली अवेलेबल होने लगे और उनके द्वारा काम किया जाने लगा। आजकल जो हमें इतनी ईजिली
अर्थ का हो गया या ओशंस का हो गया या किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का हो गया, किसी कंट्री का हो गया या किसी सिटीज़ के हो गए, हमें छवि या जिसे हम इमेज कहते हैं इतनी आसानी से मिल जाते हैं। तो ये सारे काम में कहीं ना कहीं सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग का ही काम है जो हमें इतनी ईजिली ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराती है। और सेकेंड पॉइंट इज साइबर स्पेस इंटरनेट। With the digitization of information in the late 20th century, telecommunication steadily merged with computers to form integrated networks through the internet. Today, internet is the largest electronic network on the planet. यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही सूचनाओं के अंकीकरण से दूरसंचार धीरे धीरे कंप्यूटर के अंग बन गया। यानी कि 20वीं शताब्दी जब से शुरू हुई, आप देखने लगे होंगे कि कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हर तरह की, चाहे कंपनीज हो या कोई एजुकेशन फील्ड हो या कहीं भी, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के यूज़ से हम क्या करने लगे कि सारी चीज़ों से जुड़ने लगे। क्या हो गया कि इंटरनेट के आ जाने से हम कहीं भी किसी भी वक्त अपने सारे काम कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आज पूरी दुनिया जो है इंटरनेट में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बन गई है। Popular access system of the internet allow any individual with microcomputer and modem to plug into cyberspace. The world of electronic computerized spaces encompassed by the internet and related technologies such as World Wide Web यानी कि WWW, cyberspace many exist in an office, a sailboat or virtually anywhere. यानी कि इंटरनेट को सुविधाजनक संपर्क प्रणाली द्वारा कोई भी यूज़ करने वाला माइक्रो कंप्यूटर और मॉडेम के माध्यम से साइबर स्पेस से जुड़ सकता है। यानी कि हम माइक्रो स्पेस कंप्यूटर और मॉडेम वगैरह की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि हम साइबर से जुड़ सकते हैं। इसमें संबंधित विविध प्रकार की तरह तरह की नई जानकारियां भी हम प्राप्त कर सकते हैं। साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत का संचार है, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो हम यूज़ करते हैं ना WWW, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब जिसका फुल फॉर्म है, उसके द्वारा संचालित होता है। सूचना संसार साइबर स्पेस आज किसी भी कार्यालय हो गया, यानी कोई भी ऑफिस हो गए, जहाज हो गया या कहीं भी, मतलब हम सारी चीज़ों को अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं, मॉडेम हैं, कनेक्शंस हैं, तो हम खुद को साइबर स्पेस से जोड़ सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, दूर बैठे किसी आदमी से बातचीत कर सकते हैं। यानी कि बहुत तरह की फैसिलिटीज़ साइबर स्पेस के आ जाने से हुई है, जो चाहे बिजनेस का तरीका हो या टेक्नोलॉजी का तरीका हो या किसी भी तरह के काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र। GIS was first developed in early 1960s in the USA. At that time, there were no more than set of innovative computer-based applications for map data processing that were used in a small number of government agencies and universities only. Today, GIS has become an important field of academic study, one of the fastest growing sectors of the computer industry, and most importantly, an essential component of information technology. Defined in simple words, GIS is a computer system capable of assembling, storing, manipulating, and displaying of geographically referred information. It has wide range of applications. The major fields which GIS plays an important role are forestry and agriculture, geology, hydrology, human settlements, industry, transport, marketing, business, government departments, and military operations, apart from its increasing popularity in the academic fields.
भौगोलिक सूचना तंत्र जो है, जब 1960 के दशक में भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस का पहली बार विकास हुआ था, तब ये मानचित्रों के या मैप के आंकड़ों को संसाधित करने के लिए कंप्यूटर पर आधारित अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब इसका उपयोग सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के छोटे पैमाने में सरकारी एजेंसी तथा विश्वविद्यालयों में किया जाता था। लेकिन आज क्या है, आज ये शिक्षा जगत में या एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण विषय बन गया है और कंप्यूटर उद्योग में तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से उन्नति कर रहा है। ये वर्तमान में यानी कि हाल के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी कहते हैं, उसका आधार स्तंभ बना हुआ है, जिसका उपयोग आधुनिक वैज्ञानिक जीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में किया जाता है। भौगोलिक सूचना तंत्र की बात अगर हम करें तो हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर तंत्र है जो भौगोलिक संदर्भ में अर्थात स्थिति के अनुसार पहचाने गए आंकड़ों को एकत्रित करने, समावेश करने, कुशलता से प्रयोग करने तथा प्रदर्शित करने में सक्षम है। इसका हम जो इस्तेमाल है सूचना के बहुत से क्षेत्रों में किया जाता है। जिन क्षेत्रों में ये तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इनमें से कुछ चयनित क्षेत्रों के नाम वानिकी एवं कृषि, भूगर्भ विज्ञान, जल विज्ञान, मानव अधिवास, उद्योग, परिवहन, व्यापार, सरकारी विभाग तथा सैनिक गतिविधियां हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लगभग अनिवार्य विषय बन गया है। अगला पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस। जीपीएस का नाम तो हम सब ने ही सुना होगा। तो जीपीएस इज द सिस्टम विच प्रोवाइड्स unequaled accuracy and flexibility of positioning for navigation, surveying and GIS data capture. It provides continuous three-dimensional positioning 24 hours a day throughout the world. It helps in obtaining accurate data up to about 100 meters of navigations. Meter level for mapping at down to millimeter level for geodetic positioning. The GIS has tremendous amount of applications in GIS data collections, surveying and mapping. It is world's first satellite navigation system developed by the US government Department of Defense. The present day GPS has 24 artificial satellites that orbit the earth at altitudes of 20300 यानी कि 20,300 kilometers, transmitting radio signals. Their orbits are so designed that a GPS receiver anywhere on the Earth's surface is always visible and receives signals from at least 4 satellites. जीपीएस या जिसे हम हिंदी में भौगोलिक स्थिति तंत्र कहते हैं, ये एक ऐसा तंत्र है जो किसी भी स्थान की स्थिति से तथा भौगोलिक सूचना तंत्र के संबंध में बहुमूल्य एवं सूचना प्रदान करता है। ये समस्त संसार या पूरे दुनिया में 24 घंटे स्थिति की सूचना उपलब्ध कराता है। ये सामान्यतः 100 मीटर की दूरी तक मानचित्रण के लिए 1 मीटर तक तथा जियोडेटिक स्थिति के संबंध में 1 मिलीमीटर से शुद्ध आंकड़े प्राप्त करने में सहायक होता है। भौगोलिक स्थिति तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़े एकत्रित करने तथा सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित विश्व का सबसे पहला नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि अमेरिका ने इसे अपने रक्षा के लिए इसे बनाया था। वर्तमान में लेकिन ये भौगोलिक सिस्टम 24 कृत्रिम उपग्रह है, यानी 24 सैटेलाइट्स हैं जो 20,300 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और रेडियो सिग्नल भेजते हैं। इनका परिक्रमा पथ पर इस प्रकार को व्यवस्थित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में होते हुए भी किसी दृष्टि से ओझल नहीं होता और कम से कम 4 उपग्रहों के सिग्नल प्राप्त करता है, जिससे क्या होता है कि हमें किसी भी जगह का पोजीशन पता चल जाता है। आजकल तो क्या हो गया कि कारों में, मोबाइल फोन्स में,
सब जगह जीपीएस की सुविधा दी जाने लगी है। उससे क्या होता है कि किसी भी अनजान जगहों पे जब हम जाते हैं तो हमें क्या होता है कि हम अगर अपना लोकेशन ऑन कर लेते हैं, जीपीएस सिस्टम ऑन कर लें, तो किसी भी अनजान जगह में हमें पहुंचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम ईज़िली किसी भी जगह को नेविगेट कर सकते हैं और उस जगह तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारा काम हमारा जो भी हो रहा है तो ये सैटेलाइट्स के थ्रू और उसके हेल्प से हो रहा है, जिसे हम जीपीएस कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कम्युनिकेशन वाले पार्ट से रिमोट सेंसिंग, साइबर स्पेस इंटरनेट, जीआईएस एंड जीपीएस। आज इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर पार्ट भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। अगले 2 वीडियोज़ में आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आई होप you all have understood today's lesson. So student, we will be meet in next video lecture or with new topic. Till then, stay safe, take care, and thank you.